स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न आपके 41,500 तथा 49,568 वैकेंसी पर आधारित होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी वीडियो डेली रात्रि 9 से 10 के बीच में अपलोड की जाती है। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, ऐसे पहले लगभग 20 से 20 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो लिए गए वो प्रीवियस ईयर आपके 2000 से लेके और 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डन, यानी 3 पेपर ये और यूपीपीसीएस, यानी 4 पेपर को खंगाल के फिर प्रश्न बनाया गया है। तो एक बार मॉक टेस्ट आप जरूर वहां दीजिए। उस चीज को आप बार बार देने से आपका जो होगा रिवीजन हो जाएगा पूरी तरीके से। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें ऐसे कौन सा सुमेलित नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया है और आपको पता है कि पीसीएस का ही पेपर जो ज्यादा दिन का हो जाता है उसी को उठा के उत्तर प्रदेश पुलिस दे देती है। चलिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, सी दिया गया कालीबंगा हरियाणा और डी दिया गया है रोपड़ पंजाब। क्या समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये क्षेत्र दिया गया है, ये प्रदेश दिया गया कि इस प्रदेश में क्षेत्र स्थित है कि नहीं है। सबसे पहले बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं, ठीक है। जैसे आपका आलमगीरपुर हो गया, लोथल हो गया। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, पता होगा। तो आशा करता हूं कि आंसर्स आप कर चुके होंगे। देखिए, जो ये कालीबंगा यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा माय डियर फ्रेंड्स कहां पड़ता है? तो राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। और जो ये आपका आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। कहां पड़ता है? मेरठ। और जो ये लोथल था ये गुजरात में एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता, देखिए जो यूनियन सिविल कोड की बात करें, यूसीसी की जो भी पारित की जा रही है, इसकी ऑलरेडी संविधान में इसका व्याख्या दिया गया है। तो इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया दोस्त, ये अपनी तरफ से मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि यूसीसी इस समय चर्चा में चल रहा है, तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है। बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न तैयार किए जाते हैं। चलिए, 1-2 प्रश्न अपनी तरफ से मैं लेता हूं, बाकी सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा पर आधारित होते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्या बोलोगे? जो समान नागरिक संहिता है इसका वर्णन कहां से मिलता है? तो वर्णन जब अनुच्छेद 44 को पढ़ोगे तो मिलेगा। अच्छा, अनुच्छेद अगर 40 की बात करें तो यह पंचायत चुनाव से संबंधित है। आप पंचायत चुनाव से संबंधित है आपका, ठीक है। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्राणदेहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और कोई भी आपातकाल लग जाए लेकिन यह कभी रद्द नहीं होता है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, बिल्कुल जबरदस्त है कि प्रदेश के किस शहर को सिराज ये हिंद के नाम से जाना जाता है? जबरदस्त प्रश्न है कि प्रदेश के किस शहर को सिराज ये हिंद के नाम से जाना जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। आपको भटकना नहीं है दोस्त, ठीक है। केवल मूक टेस्ट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ऐसे कितने चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, वीडियो जैसे ही अपलोड होगी नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इन तीनों शहरों की बात करें, जैसे आपका लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है, तो ये किस नदी पर अवस्थित है? आप कहोगे गोमती नदी पर अवस्थित है। गोमती नदी के किनारे तीनों जो है शहर ये बसे हुए हैं। और गोमती नदी जो है एक मैदानी नदी है, इसका जो उद्गम होता है ये फुल्लर झील से होता है। किस झील से होता है? ये भी प्रश्न पूछा गया कि गोमती नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो फुल्लर झील से। और फुल्लर झील कहां से? तो पीलीभीत से। कहां से मेरे दोस्त? पीलीभीत से। आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? जबरदस्त प्रश्न है। 4था नंबर प्रश्न है कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? चलिए मेरे दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। स्ट्रॉम बोली वैली जो है ये ज्वालामुखी क्या कहलाती है? प्रकाश स्तंभ कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश स्तंभ कहलाती है भूमध्य सागर की। अगर विसुवियस की बात करें तो ये कहां पर? इटली के अंदर स्थित है ज्वालामुखी। और अगर फ्यूजियामा की बात करें तो ये जापान के अंदर स्थित है जो ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है ये किस अनुच्छेद के तहत चलता है, आपको ये बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो में मैं कह रहा हूं दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सीमा हैदर को एक दिन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर मेहनत कर रहा तो उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को जब आप बढ़ाओगे तभी पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। चलिए, सिर्फ मेरे ही चैनल को नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, हर एक चैनल से जिससे आपको लगे कि हाँ किसी का भला हो रहा है, बिल्कुल। चलिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने की। अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति होना चाहिए। और अनुच्छेद 72 की बात करें तो ये क्षमादान पता है क्या है, इसके अनुसार मृत्युदंड की सजा जो है ये माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72 में वर्णित है। 63 की बात करें तो 63 जो है ये बताया गया है कि अनुच्छेद 63 में ये बताया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का भी पद होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है कि एक यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, महात्मा गांधी द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से आते कब हैं भारत के अंदर, तो कुछ सन याद कर लीजिए। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और तभी से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है या प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद 1916 में ये क्या करते हैं, बनारस के अंदर भाषण देते हैं। फिर 1917 में एक आंदोलन चल रहा है चंपारण में, जिसका अगुवाई कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। उस आंदोलन में ये अगुवा बन जाते हैं और 1917 में चंपारण आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद 1918 की बात करें तो खैड़ा का आंदोलन चलाते हैं। फिर 1918 में ही ये अहमदाबाद आंदोलन चलाते हैं। 1919 में कुछ भी नहीं करते। 1920 में क्या होता है, एक घटना 1919 में एक घटना होती जिसको जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। इस घटना के बाद गांधी जी बहुत क्षुब्ध होते हैं और क्षुब्ध होकर इनको एक अंग्रेजों ने लालीपाप दिया था जिसको क्या कहते हैं, कैसर ये हिंद। तो ये 1920 ईस्वी के आसपास में ये कैसर हिंद वापस कर देते हैं और यहीं से असहयोग आंदोलन चालू करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आंसर्स आपका हो जाएगा 25 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। 12 जनवरी को अगर आपसे कोई पूछे तो युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मेरे दोस्त, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। ये दोनों प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल के अंदर अवस्थित है? सबसे पहले तो आपको यह पता चला कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित जो राज्य था वो केरला था, और केरला का कौन सा इसमें टाइगर रिजर्व है ये बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, बताना है दोस्त। चलिए दोस्त, अगर हम बेहतर रणनीति की बात करें दोस्त तो मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैंने रीजनिंग की भी 2 वीडियो अपलोड किए, तो उसको भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अपलोड किया गया है। तो जैसे ही वैकेंसी आपकी आने वाली, आप परेशान मत होइए, खुद को तैयार रखिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और जो लोग ऐसे कहते रहते हैं उनका काम ऐसे हो जाता। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये केरल के अंदर स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही। अगर सुंदरवन की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, और दुधवा तो आपके उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा मंदिर उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है। ये चारों प्रश्न आपके परीक्षा में घूम घुमा के आए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही में चारों ऑप्शन दे दिया। बिल्कुल, इनमें से कौन सा उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल बता रहा है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा, लिंगराज मंदिर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सबरीमाला मंदिर तो आप कहेंगे ये केरल राज्य में अवस्थित है। कहां पर मेरे दोस्त? केरल राज्य में अवस्थित है।
वहीं अगर आपसे पूछे विरूपाक्ष मंदिर तो आप कहेंगे ये कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है। देखिए चैनल भले छोटा लेकिन वो कंटेंट दिया जा रहा है ना। अगर मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु के। थोड़ा पेन चलने में प्रॉब्लम होता, नहीं तो इतना जबरदस्त एनालिसिस होता। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब बनी थी? जबरदस्त प्रश्न है। चलिए देखिए अगर आपको कहां पर अधिवेशन हुआ था ये याद है तब भी इसका प्रश्न का आंसर कर सकते हो। अगर आपको सन याद है तब भी इसका प्रश्न को, यानी 2 ऑप्शन तरीके से दिया गया है। बिल्कुल चलिए जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया गया 1924 बेलगांव अधिवेशन, बी ऑप्शन दिया गया 1925 कानपुर अधिवेशन, सी ऑप्शन दिया गया 1917 कोलकाता अधिवेशन और डी ऑप्शन दिया गया है 1987 मद्रास अधिवेशन। बिल्कुल अपने आप में जबरदस्त प्रश्न है। बिल्कुल दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स का जो समय है वो समाप्त हो चुका, तो हो जाएगा 1925, ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जब पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे एनी बेसेंट तो हो जाएगी, लेकिन अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ये जो बेलगांव अधिवेशन है केवल एक बार ही गांधी जी बने, वो भी 1924 ईस्वी में, ठीक है, कर्नाटक के अंदर। अगर बात करें मद्रास के अंदर तो आपके कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है? आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं आपके WC बनर्जी। बोलो हाँ कि ना। कहाँ पर होता है यह अधिवेशन? तो मद्रास के अंदर, ठीक है। चलिए दूसरा आपका 1886 के अंदर बनते हैं, ठीक है, कोलकाता के अंदर अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए फिर आपका 1887 ईस्वी में होता है जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम होता है बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? मद्रास के अंदर होता है। ये बम्बई के अंदर आपका होता है WC बनर्जी वाला, ठीक है, बिल्कुल गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में। चलिए फिर आपका जो पहला यूरोपीय बनता है वो 1888 में बनता है जार्जियुल, जो कि कहाँ का होता है आपको ये बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, एक गलत जाएगा लेकिन 3 आपके तैयार भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो पूछा गया लायन सफारी भैया इटावा के अंदर स्थित है, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी के अंदर स्थित है, या नाइट सफारी पार्क नोएडा के अंदर स्थित है, या नॉलेज पार्क आगरा के अंदर स्थित है। इनमें से एक गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ये नॉलेज पार्क जो है ये नोएडा के अंदर स्थित है, आगरा के अंदर स्थित नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी ये 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि कलिंजर मेला प्रदेश के किस जनपद में लगता है? जबरदस्त है। ए ऑप्शन दिया गया मेरठ, बी ऑप्शन दिया गया बांदा, सी ऑप्शन दिया गया बाराबंकी, डी ऑप्शन दिया गया आगरा। चलिए जबरदस्त, तो क्या हो जाएगा दोस्त? बांदा इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जबरदस्त प्रश्न है और इस पे आपको समय नहीं लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं बता दे रहा हूं, एक बार समझ लो। ये सबसे जो उत्तरी जिला है वो आपका सहारनपुर हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र हो जाएगा, कर्मा जनजाति, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें पूर्वी तो बलिया हो जाएगा, और जो पश्चिमी जिला हो जाएगा वो शामली हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? भैया आपके प्रदेश के खिलाड़ी दिए गए हैं और उनसे संबंधित जिला दिया गया है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है। सुधा सिंह रायबरेली, सौरभ चौधरी मेरठ, ललित उपाध्याय वाराणसी, और डी ऑप्शन दिया गया शिवम शुक्ला गोंडा। अगर इससे पहले आपने 41,000 या 49,000 का पेपर दिया गया तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये पेपर में पूछे गए हैं आपके, ठीक है, आकाशवाणी से नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका जो हो जाएगा वो शिवम शुक्ला गोंडा हो जाएगा, यानी ये आपके गोंडा से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं जहां से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चलिए जबरदस्त प्रश्न है।
तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। नीलम संजीव रेड्डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, भदोही, वाराणसी, ललितपुर या शामली? तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। भदोही इज द करेक्ट आंसर। कालीन भैया, समझे हो नहीं समझे? अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में, 1938 में, 1953 में या 1957 में? जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 1939 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इनमें से पूछा गया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? चलिए, थोड़ा सा चलिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको बताना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। सियोल दिया गया, प्रिटोरिया दिया गया, डरबन दिया गया, कंपाला दिया गया। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। प्रिटोरिया इज द करेक्ट आंसर। सियोल जो हो जाएगी ये आपकी कहाँ की राजधानी मेरे मित्र? तो ये आपकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है, दक्षिण कोरिया की। चलिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी, कौन सा शहर गोमती नदी पर नहीं अवस्थित है? तो हमने पहले ही बताया कानपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अच्छा, कानपुर किस नदी पर अवस्थित है ये बताना है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि अमेजिंग अयोध्या किसकी पुस्तक है? अमेजिंग अयोध्या जो है ये किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर सो जाएगा नीना राय इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज चुनाव में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है? चलिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो आशा करता हूं मेरे मित्र की आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका हो जाएगा 109 इज द करेक्ट आंसर। यानी 109वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो आपके पंचायत चुनाव में आरक्षण 33% महिलाओं को था वो 50% कर दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज चुनाव से संबंधित है। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 101वां आपका जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो पक्षी विहार है कहाँ पर अवस्थित है? संत कबीर नगर में, लखीमपुर खीरी के अंदर, कन्नौज के अंदर या उन्नाव के अंदर? तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए दोस्तों, तो समय आपका आप हो चुका है। संत कबीर नगर इज द करेक्ट आंसर। लखीमपुर खीरी के अंदर अगर बात करें तो एक दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। कन्नौज के अंदर जो है वो लाख बहोसी जो पार्क है वो स्थित है। वहीं अगर उन्नाव के अंदर बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार अवस्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जबरदस्त प्रश्न है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए, आंसर्स आप टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ब्रजेश पाठक ये उत्तर प्रदेश के हैं इस समय। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं और पेपर में जीएसटी बहुत पूछा जाता है। 1 जुलाई 2017 को यह आपका पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहला जो देश है जीएसटी लागू करने वाला वो फ्रांस है। कब लागू किया था फ्रांस ने? 1954 ईस्वी में। अगर बात करें तो भारत का जीएसटी था ये कनाडा मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? कनाडा मॉडल पर आधारित था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको अपनाया गया था। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए भाई, 5% जीएसटी भी होता है, 12% भी जीएसटी होता है, 18% भी होता है और 28% भी होता है। 10% का जीएसटी कोई नहीं होता। 10% का जीएसटी कोई नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो निवेदन चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, प्रतिदिन मॉक टेस्ट देने के लिए। देखिए, किसी दिन आपकी अगर वीडियो अपलोड नहीं की जा रही तो आप परेशान मत होइए। इससे पहले जितने वीडियो अपलोड की गए उनको एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न को इंक्लूड कर दिया गया है और जल्द ही आपकी पूरी तरीके से टीम तैयार की जा रही है। जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग यानी चारों
टॉपिक को जबरदस्त तरीके से एनालिसिस कराया जाएगा। हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी, कागर में सागर। जय हिंद।